नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूएसए का केंद्रीय बैंक, जिसे फेडरल रिजर्व या संक्षिप्त रूप में फेड के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर क्यों धकेल रहा है। जैसा कि आपको विदित होगा कि अभी हाल ही में अमेरिका में मिड टर्म अर्थात मध्यावधि चुनाव 8 नवंबर को आयोजित किए गए थे। आपको बता दें कि ये चुनाव राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के बीच की अवधि में होता है, इसीलिए इसे मिड टर्म चुनाव कहा जाता है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव नवंबर 2020 में संपन्न हुए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है और ये चुनाव अभी नवंबर 2022 में हो रहा है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के ठीक बीचों बीच में। आपको लगभग हमेशा से ही नवंबर के पहले 7 या 8 दिनों में ही चुनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिकी संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। ये फैसला 1845 में लिया गया था। इसके पीछे धार्मिक और सामाजिक कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। इस इलेक्शन से संसद के दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस, आप अपने भारतीय संदर्भ में लोकसभा समझ सकते हैं, और सीनेट, जिसे अपर हाउस या हमारे यहाँ भारतीय संदर्भ में इसे राज्यसभा कहा जाता है, तो वैसे ही वहाँ पर सीनेट कहा जाता है, के सदस्यों को चुना जाता है इस चुनाव के जरिए। इसके अलावा राज्यों में गवर्नर का चुनाव भी होता है। मिड टर्म चुनाव इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये चुनाव ही तय करते हैं कि यूएस कांग्रेस से अभिप्राय यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट से है, इन दोनों को मिलाकर कांग्रेस बोला जाता है। तो कौन कंट्रोल करेगा, कौन नियंत्रित करेगा? जिसका भी कांग्रेस पर नियंत्रण होता है उसका अमेरिकी कानूनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इस चुनाव के परिणाम 2024 के राष्ट्रपति के चुनाव को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। चुनाव में अगर प्रमुख मुद्दों की बात की जाए, गर्भपात कानून, नेशनल सिक्योरिटी, क्राइम, गन वायलेंस, जो कि अमेरिका में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एजुकेशन, अर्थव्यवस्था, मुद्रा स्फीति जैसे बड़े मुद्दे हैं। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रा स्फीति का सामना कर रहा है। ये मुद्रा स्फीति पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है, ये दोहरे अंकों में पहुंच चुकी है, और इसकी बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से सबसे निम्नतम स्तर पर है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयां इस मामले को और भी जटिल बना रही हैं। इसकी कार्रवाइयों से प्रतीत होता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेलने पर उतारू है। पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर अपनी ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई हैं। फेडरल रिजर्व 2022 की शुरुआत से आक्रामक रूप से ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। इतनी अधिक ब्याज वृद्धि से कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2023 या 2024 में मंदी में चली जाएगी। आइए जान लेते हैं कि मंदी क्या है। जब कम से कम 2 लगातार तिमाहियों के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट नकारात्मक रहती है तो इस स्थिति को रिसेशन या मंदी कहते हैं, तो तकनीकी भाषा हो गई। मोटे तौर पर यह इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की लंबी अवधि के साथ साथ नौकरियों का छूट जाना, आय में गिरावट होना और खर्च में कमी को संदर्भित करता है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? इसे हिंदी में आप संकुचन कह सकते हैं, सिकुड़न कह सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी को एज इट इज यानी इंग्लिश में ही ध्यान रखिए। अब ये तथाकथित हिंदी हो सकती है कॉन्ट्रैक्शन की, इससे वो फील नहीं आ पाती है, मजा नहीं आ पाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है साथियों, जब किसी वर्ष की किसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट पहली बार नकारात्मक हो जाती है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें जीडीपी कम होने लगती है। स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब प्रमुख आर्थिक समस्याएं होती हैं दोस्तों। यदि आप विस्तार से इनके बारे में और इनसे निपटने के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ा रखा है। इकोनॉमी की करंट अफेयर्स की क्लास है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना हमारे संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जाइए, विजिट करिए, उसको देखिए, उससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। चलिए आप देख लेते हैं कि फेड की कार्रवाइयाँ जो सवाल उठाती हैं वो सवाल हमारे सामने क्या क्या है। पहला सवाल ये है कि यूएस फेड ऐसा कुछ क्यों कर रहा है जो अपने ही लोगों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा करेगा। और दूसरा सवाल ये है कि फेड कब तक अपनी ब्याज दरें बढ़ाना जारी रखेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है
कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कच्चे तेल की कीमत कैसे कम होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने इनमें से कई सवालों को समझाने की कोशिश की है। इसका उत्तर अभी हम लोग जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या उत्तर दिया है, लेकिन किसी और चीज से पहले हम लोग थोड़ा सा फेडरल फंड्स रेट के बारे में जान लेते हैं, जिसे फेड ने 2022 की शुरुआत से 3.75% अंक तक बढ़ाया है। आइए जानते हैं कि फेडरल फंड्स रेट क्या है और यूएस फेड इसे कैसे बदलता है। फेडरल फंड्स रेट यूएसए की मौद्रिक नीति क्या होनी चाहिए, इस चीज का गाइडेंस करने वाला फेडरल रिजर्व के प्रमुख उपकरणों में से एक प्रमुख उपकरण है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई हमारी मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है, वैसे अमेरिका में भी ऐसा होता है। बस अंतर ये है, आरबीआई डायरेक्ट रेपो रेट को तय करता है, फेडरल रिजर्व सीधे तौर पर इसे तय नहीं करता है। एफएफआर वह ब्याज दर होती है जिस पर अमेरिका में वाणिज्यिक बैंक एक दूसरे से एक दिन के लिए अर्थात ओवरनाइट, इसका मतलब रातों रात मत समझ लीजिएगा, के लिए उधार लेते हैं। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बैंक एक दूसरे को कर्ज देते हैं या उधार लेते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि लोग बैंकों में डिपॉजिट्स जमा करते हैं या डिपॉजिट्स करते हैं और इन डिपॉजिट्स के जरिए बैंक लोन बांटकर पैसा या लाभ कमाते हैं। बैंक अपनी समस्त जमा राशियों को उधार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें बैंकों के साथ लेन देन का निपटान और ग्राहकों को भी भुगतान करना होता है। बैंक अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग आरक्षित रखते हैं। यदि बैंक ऐसा ना करे तो फिर बैंक डिफॉल्ट कर जाएंगे। सारी चीजें आप विजिट करेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी क्लासेस अभी तक चली हैं, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर कर रखा है। बहरहाल यदि बैंक एक दूसरे से ऊंची दरों पर उधार लेंगे तो वह उपभोक्ताओं को भी ऊंची दर पर पैसा उधार देंगे। यदि ऐसा होता है तो तरलता यानी मनी सप्लाई की मांग कम होगी। तरलता की मांग कम होने से वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, कम होगी। और यदि वस्तुओं की मांग कम होगी तो उसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई भी कम होगी। यदि उच्च मुद्रास्फीति का कारण मांग की अधिकता है तो अब यहाँ पर मंदी का खतरा कैसे आ जाता है ब्याज दरों को बढ़ाने से, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ब्याज दरें बढ़ाने से बाजार में क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, यानी उपभोग कम किया जाएगा उनके द्वारा या उपभोग कम होगा। और उपभोग कम होने से समग्र मांग में गिरावट होगी और जीडीपी घटेगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। इसको थोड़ा सा हम कीन्स के अर्थशास्त्र से भी समझने का प्रयास करते हैं। कीन्स सर का अर्थशास्त्र कहता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे कंजम्पशन यानी उपभोग की बात है। उपभोग में अगर कमी आएगी तो एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आएगी, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, हमारा जीडीपी भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें पर कैपिटा इनकम में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर रखा है। आप केनेथियन इकोनॉमिक्स भी हमारी प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। अब आइए उन सवालों की तरफ चलते हैं और जेरोम पवेल ने इनके क्या उत्तर दिए हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल ये था साथियों कि फेडरल रिजर्व ऐसा क्यों कर रहा है जो अपने ही लोगों पर आर्थिक कठिनाई पैदा करेगा। सीधे शब्दों में इसका उत्तर है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को बहाल करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति दर का सामना कर रहा है और फेडरल रिजर्व इसे अपनी लक्ष्य दर 2% तक वापस लाना चाहता है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन टारगेट रेट होता है 4 ± 2%, यानी मैक्सिमम 6% हो सकता है और मिनिमम 2% हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ भी अभी ज़्यादा है। इसलिए अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि आरबीआई ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। जेरोम पावेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मूल्य स्थिरता फेडरल रिजर्व की जिम्मेदारी है और यह अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करता है। यदि मूल्य स्थिरता नहीं होगी, अर्थव्यवस्था किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकती है। दूसरा सवाल ये है कि फेड दरें बढ़ाना कब तक जारी रखेगा। तो फेड का लक्ष्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अपनी मुद्रास्फीति दर को 2% तक वापस लाना है। सितंबर में यह 8.2%। फेड पहले ही ब्याज दर को 4% तक बढ़ा चुका है। पावेल ने 3 प्रश्न निर्धारित किए जो यह समझने में मदद करते हैं कि फेड सख्त मौद्रिक नीति के बारे में क्यों सोच रहा है।
इनमें से पहला प्रश्न ये है कि ब्याज दरों में कितनी तेजी लाई गई है, और दूसरा ये है कि रेट कितनी बढ़ेगी। तीसरा और अंतिम प्रश्न ये है कि रिस्ट्रिक्टिव लेवल पर कब तक रहना है हमको। पहले प्रश्न के जवाब पर जेरोम पवेल कहते हैं, तो पहला प्रश्न है तो उसका उत्तर ये है, फेड पहले ही वर्ष की शुरुआत में एफएफआर के 0% से 0.25% लक्ष्य से 3.75% से 4% तक आगे बढ़ चुका है। इतना उसका लक्ष्य है और वो 3.7% से 4% तक आगे बढ़ चुका है। यह ऐतिहासिक रूप से तेज गति है। इसके बाद एफएफआर की तथाकथित टर्मिनल दर का मुद्दा आता है। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फेड 5.5% तक अपनी ब्याज दरें बढ़ाना जारी रखेगा। जेरोम पवेल ने इसके बारे में बहुत स्पष्ट खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये स्तर बहुत निश्चित है और हम इसे समय के साथ देखेंगे, यानी जैसे समय उनको अनुमति देगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उसके हिसाब से उसको डील करेंगे। तीसरे मुद्दे के जवाब पर उन्होंने ये कहा है कि 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने तक रिस्ट्रिक्टिव लेवल को जारी रखेंगे। कुल मिलाकर बात यह है साथियों, फेड अगले कुछ महीनों तक एफएफआर में वृद्धि जारी रखेगा। अब तीसरे सवाल पर चलते हैं, तो ये है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कच्चे तेल व अन्य ऐसी वस्तुओं की कीमतें कैसे कमेंगी जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही है। ये एक ऐसा प्रश्न है साथियों जिससे पवेल साहब तंग आ चुके होंगे। ये सवाल हर बैठक में उनसे पूछा जाता है। अतीत में फेड यानी फेडरल रिजर्व ने स्वीकार किया है कि वस्तुओं की कीमतों को सीधे नीचे लाने के लिए उनके पास कोई उपकरण नहीं है, लेकिन पवेल ने स्पष्ट किया है कि फेड ब्याज दरें बढ़ाना क्यों जारी रखता है। इसको हम उनकी इस व्याख्या को हम दो भागों में समझ सकते हैं। पहला तो है कि दूसरे देशों की तरह अमेरिका में भी अत्यधिक मांग की समस्या है, और ऐसा इसलिए है कि अमेरिका ने महामारी के बाद वी शेप में रिकवरी की है। कुछ ऐसे जैसे आपने मैथ्स में मॉड का ग्राफ देखा हो, यानी जितना तेजी से अर्थव्यवस्था नीचे गई उतना ही तेजी से अर्थव्यवस्था ऊपर गई है। तो वी शेप की रिकवरी अमेरिका ने की है, अर्थात बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था में उसकी बढ़ोतरी हुई है। ब्याज दरें ऊंची होने से मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और मांग में कमी आने से कीमतें घटती हैं। ये तो इसका एक भाग हो गया। दूसरी चीज है कि ब्याज दरें बढ़ाकर फेड जनता में विश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके साथ हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेंगे, 2% तक उसे वापस लेके आएंगे। लेकिन ये सच है साथियों, ब्याज दरों में वृद्धि से सीधे कमोडिटीज की कीमतों में कमी कभी नहीं आने वाली है, लेकिन लोगों का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। यदि लोग यह विश्वास करना बंद कर देंगे कि मुद्रा 2% तक अभी हाल या कुछ समय के बाद वापस नहीं आने वाली है, अर्थात लंबा समय लगेगा, तो वह उच्च मजदूरी की मांग करना स्टार्ट कर देंगे जो वर्कर्स होंगे वहां पर। फिर ये दुष्चक्र बन सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप हमारी मुद्रास्फीति की क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने ये भी बताया है कि दुष्चक्र कैसे बन जाता है। जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आपको समस्या होगी। आप अपनी सबसे पहले अवधारणा मजबूत करिए। आप हमारी प्लेलिस्ट इकोनॉमी वाली हो चेक कर लीजिए, उसको पढ़िए ध्यान से, सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।